मेरे बच्चों आप सभी को नमस्कार। क्या हाल आप सभी के? रुपीस, हरिओम, अरुण, अमन, निराली, जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए जल्दी से आ जाइए क्लास में। मेरे बच्चों आप सभी को नमस्कार। क्या हाल आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक-ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। मेरे बच्चों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही जरूरी टॉपिक जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। मेरे बच्चों जब से एग्जाम्स के पैटर्न बदले तो जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ DI डाटा इंटरप्रिटेशन, DI बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। इस टॉपिक से बहुत छोटे सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि अगर इसमें बड़ा सवाल देगा तो आपको करने में समय लगेगा। अब बहुत छोटे-छोटे टॉपिक से पूछे जाते हैं, छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आपको जानकारी पूरी तरीके से बेसिक होनी चाहिए कि मतलब क्या है, क्या-क्या उसकी वैल्यू है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आज मेरे बच्चों DI स्टार्ट कर रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। आप सबसे उम्मीद है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे। मेरे बच्चों DI की टाइप क्या है आप मुझसे चर्चा करें। तो DI जो है एक तो है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का डाटा, एक तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन यानी टेबल में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लास में कितने रिप्रेजेंट बच्चे फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में कितने बच्चे कितने चाहिए, ये टेबल डाटा हो गया। दूसरा है मेरे बच्चे उसी टेबल डाटा को हम डायग्राम के रूप में समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? डायग्राम के रूप में समझाते हैं। यानी आंकड़े जो होते हैं उनको प्रस्तुत करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सीधे टेबल दिखा के, या फिर हम उसमें उन आंकड़ों के आधार पे डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के आधार पे चीजें समझाते हैं। आइए मेरे दोस्तों इस बात पर चर्चा करते हैं। तो हमें चर्चा करनी है टाइप्स ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कि जो डायग्राम्स होते हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले होती है ज्योमेट्रिक फॉर्म जिसमें बार डायग्राम और पाई डायग्राम होता है। सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम जिसमें हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और मोज़ाइक होता है। और तीसरा होता है अरिथमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। तो जब भी हम चीजों को डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो कुल मिलाकर मोटे तौर पे तीन तरीके ही शामिल होते हैं। तीन तरीके ही शामिल होते हैं। अब बार ग्राफ क्या है, बार डायग्राम क्या है, पाई डायग्राम क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, पॉलीगॉन क्या है, मोज़ाइक क्या है, टाइम सीरीज ग्राफ क्या है, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ क्या है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं, जिसमें हमारे पेपर में किसी भी एग्जाम में चाहे वो यूपी का हो, चाहे हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, यूपीसी सेट हो, यूपीएससी सेट हो, कोई भी एग्जाम उसमें पूछे नहीं जाते। ये बेसिकली टॉपिक 9 10 का टॉपिक है, ठीक है? 10 में चलेगा उसके बाद अगर आप स्टार्ट पढ़ेंगे तो स्टार्ट में चीजें बहुत अच्छे लेवल पे रखी होती है। लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे, इनमें से वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, वही चीजें आप पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बार डायग्राम की। जैसे बताएं बार डायग्राम कितने टाइप के होते हैं। तो सिंपल बार डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम है, कंपोनेंट्स ऑफ डिवीजन, परसेंटेज बार डायग्राम, सब कहीं बाद में समझाऊंगा। ये सिंपल बार डायग्राम के एग्जांपल लेंगे, जब समझाना होगा तब मैं आपको समझाऊंगा। ये हिस्टोग्राम नहीं होता। आज मेरे बच्चों मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ पाई डायग्राम। बहुत सारी जगह से पाई चार्ट के नाम से समझते होंगे। पाई चार्ट। तो अब अपनी हेडिंग डाल लीजिए टॉपिक में, आज हम पाई चार्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पाई चार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पाई चार्ट क्या होता है? एक सर्कुलर मेजरमेंट होता है। एक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग वैल्यूज लिखी जाती है, उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल और मैं कहूंगा दो एक शहर है, शहर में दो भाषाएं बोली जा रही हैं, इंग्लिश और हिंदी। जो इंग्लिश है वो बोली जा रही है 30% और जो हिंदी है वो बोल रहे हैं मेरे बच्चों 70%। 70% इंग्लिश, 30% हिंदी 70%। अब मेरे आपसे सवाल ये है क्या ये तो सर्कल है? और अगर ये सर्कल है मेरे बच्चों, अगर ये सर्कल है तो क्या बार-बार फालतू में ब्लॉक कर देगा, वो बताइए, काम क्यों करिए। तो मेरे बच्चे ये जो सर्कल है, अब सर्कल और परसेंटेज में डिफरेंस है। परसेंटेज 100 रिप्रेजेंट होती है जबकि सर्कल रिप्रेजेंट होता है 360 डिग्री रिप्रेजेंट होता है। सर्कल रिप्रेजेंट होता है मेरे 360 डिग्री रिप्रेजेंट होता है। यानी अगर मैं इसकी बात करूं सेंटर की तो ये मान लीजिए सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस है और ये जो घूमता है ये पूरा 360 डिग्री घूमता है, पूरा 360 डिग्री घूमता है, ये पूरा 360 डिग्री घूमता है, पूरा 360 डिग्री मेरे बच्चों घूमता है। हां जी, तो ये एंगल बनाता है 360 डिग्री। क्या बनाता है? एंगल बनाता है 360 डिग्री। अब मेरे बच्चों मैं आपको क्या समझाना चाहूं, मैं ये कहना चाहूं कि किसी भी डाटा को जब हम पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस बात पे चर्चा करते हैं। मेरे बच्चों टोटल बच्चे कितने हैं? आप कहें 100%, यानी 100% बच्चों को मुझे रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट में। इसमें रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट में और 100% बच्चों को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। पाई चार्ट में पूरा रिप्रेजेंटेशन कितना होता है? 360 डिग्री। पूरा रिप्रेजेंटेशन कितना होता है? 360 डिग्री। आप बताइए। तो 360 डिग्री 100% बता रहा है तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 360 डिग्री बटे 100 यानी 3.6 डिग्री। इसका मतलब 1% जो कोण बनाएगा वो 3.6 डिग्री बनेगा। 1% जो कोण बनाएगा मेरे बच्चों 3.6 डिग्री बनेगा। अब मैं आपको कहूं कि 30% कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 30% बनेगा 30 गुना 3.6 डिग्री तो 36 डिग्री 108 डिग्री का। मेरे बच्चे मेरे को 70 डिग्री ना 70% कितना बनेगा? तो 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री तो 70% की वैल्यू कितनी? 7 42 7 21 25 200 अब मेरे बच्चे हमने क्या करना है? हमने ये लेंथ की रेडियस, अब मैं क्या करूंगा? अब इस रेडियस का कमाल करेंगे। क्या कमाल करना है इसमें कि अब हमने ये देखना है कि यहां से कितने डिग्री मेरे बच्चे 108 डिग्री 108 डिग्री कहां पे पूरा होता है वो एंगल देखना है। डीसी में जहां 108 डिग्री हुआ है वहां से लेंथ चाहिए। तो ये कोण जो है मेरे बच्चों ये है 108 डिग्री और ये 108 डिग्री जो होगा इसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चों इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा। इसको रिप्रेजेंट करेगा इंग्लिश को, इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसी और होता है लेकिन बाकी जो कोण मेरे बच्चों कितना बचता है? 252 डिग्री 252 डिग्री बचा। तो ये जो 252 डिग्री है ये इसको रिप्रेजेंट करेगा हिंदी को, ये मेरे बच्चों रिप्रेजेंट करेगा हिंदी को। अब क्या होता है छोटी क्लासों में इसी को कलरफुल बना देते हैं। कैसे कलरफुल बनाते हैं वो समझिए। ये बना दिया इंग्लिश का, ठीक है जी। वहीं अगर मेरे बच्चों हम इसे उसमें बनाए ये बना दिया मैंने हिंदी का। ये हो गया मेरे बच्चों का पाई चार्ट। ये मेरे बच्चों का पाई चार्ट। क्या मेरी बात से सहमत? एक पाई चार्ट होगा। मैं आपको कहूंगा क्लास है एसएससी की और इस क्लास में बायो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हैं 20, फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हैं 10, केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं 5, हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं 15, मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं 80, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं 20 और क्या रहेगा 100 और 20 40 और 10 50 150 और 10 बैठेगा रीजनिंग पढ़ने वाले बच्चे हैं 33। ठीक है ये एक क्लास है एसएससी की, एक कोचिंग है। इस कोचिंग में एसएससी में टोटल कितने बच्चे हैं? 22 20 पढ़ रहे हैं, इसमें नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि पाई चार्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करिए, पाई चार्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करिए। तो मेरे जब आपने पाई चार्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे सवाल? आपने क्या हमसे पाई चार्ट रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन वो बनता कैसे है? अगर इस बात को तसल्ली से समझ गए तो उसका किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा आपके साथ देखिए मेरे दोस्त, अब मुझे दो बात समझनी है। ये जो है ये 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि सवाल में टोटल बच्चे अगर देखो तो देखो 5 5 10 चीजों 1 3 4 6 6 8 16 17 18 16 18 180 180 बच्चे 180 स्टूडेंट हैं और मेरे बच्चों 180 स्टूडेंट को मुझे निरूपित करना है, रिप्रेजेंट करना है 360 डिग्री क्योंकि पाई चार्ट में निरूपित करूंगा 360 डिग्री। हां जी तो भैया एक स्टूडेंट को कितने रिप्रेजेंट करूंगा? 360 बटे 180 एंड दैट विल कम टू 2 डिग्री। तो एक स्टूडेंट जो 2 डिग्री, एक स्टूडेंट जो मेरे कितना है 2 डिग्री। अगर मेरे बच्चों एक स्टूडेंट 2 डिग्री है तो विश्वास कीजिए मेरी बात पे। अब हमें यहां से कहीं घुमाते जाना है। कैसे समझाता हूं भाई? एक स्टूडेंट 2 डिग्री तो बाय बटा बन गया बाय बटा बन गया 20 40 डिग्री, इसका 20 डिग्री क्योंकि एक बच्चा 2 डिग्री बना रहा है तो 10 डिग्री 30 डिग्री 80 डिग्री 40 डिग्री और 60 डिग्री। अब मेरे जो रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो ऐसे करना है 40 डिग्री वाली लाइन लेते हैं, ठीक है ये 40 हो गया, फिर 20 डिग्री छोटी बना देते हैं, फिर 10 डिग्री और छोटी बना देते हैं, फिर है 30 डिग्री बड़ी बना देते हैं, ठीक है 40 20 10 फिर मेरे भाई 80 डिग्री होगा, 80 डिग्री बना दिया, ठीक है। डी से मार्क बनाएंगे 40 डिग्री और 60 डिग्री ऐसा हमने कौन बना दिया? क्या कहेंगे जी 40 डिग्री का ये हो गया बायो का, ये 20 डिग्री का है ये हो गया भैया फिजिक्स का, ये 10 डिग्री है ये हो गया केमिस्ट्री का, ये मेरे 30 डिग्री है ये हिस्ट्री का, फिर 80 डिग्री है ये हो गया मैथ का, फिर 40 डिग्री है ये हो गया इंग्लिश का और फिर मेरे भाई 60 डिग्री है रीजनिंग का। तो इस तरीके से मेरे पाई चार्ट बनाएंगे अलग अलग बनाएंगे। हां जी अब मैथ कर दी 80 बच्चे डबल होना सॉरी 160 डिग्री माफ करिए तो 160 डिग्री सही से बनाते हैं डीवी नाम के प्रॉपर, ठीक है जी। किसी में कोई दिक्कत है? ये मेरे पाई चार्ट का टोटल बना के और आपके सवाल में पेपर सबसे ज्यादा पाई चार्ट से सवाल पूछे जाते हैं। अब ये पाई चार्ट के एक्चुअल क्वेश्चन पे चलते हैं, पेपर बनाते हैं बहुत जल्दी चलेंगे है ना, बहुत लंबा टाइम नहीं है। बिल्कुल बेसिक है। कहता भैया क्वेश्चन में भी भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या नीचे दी है, डेटा पाई चार्ट में प्रस्तुत है। तो पाई चार्ट में बनाना है तो टोटल नंबर स्टूडेंट कितने बेहतर? तो 72 स्टूडेंट रिप्रेजेंट करें 360 डिग्री आप यहां तो एक स्टूडेंट रिप्रेजेंट करें 360 बेहतर यानी 5
तो 1 यूनिट के वैल्यू 5 तो 5 20 डिग्री इसका बनेगा 35 डिग्री इसका और ऐसे 5 से गुणा करते हैं। इन सबके कोना देंगे उसके बाद सबको बनाना आसान। जी सलोनी रिया सोगा भारतेंद्र तुलसी अभिषेक तो सबसे पहले हम सबसे कमेंट आ रहा है अमेरिका इसी में कोई दिक्कत नहीं बहुत आसानी से कर लेंगे सिंगल सवाल है ठीक है। क्या जुलाई 2004 में स्वामी ने अपना मासिक वेतन 7200 नीचे दिए विभिन्न मदों पर खर्च किया दी गई जानकारी को पाई चार्ट के ऊपर प्रस्तुत करा तो भाई टोटल खर्चा 7200 रुपए तो 7200 जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों किसको 360 डिग्री को पाई चार्ट 360 डिग्री तो 1 रुपया होगा 7200 बटे लेंगे तो 1 बटे 20 इसका मतलब 1 रुपया जो है वो 1 बटे 20 डिग्री को निरूपित करेगा। अब जहां जहां जो वैल्यू पूछी वहां से 1 बटे 20 से गुणा कर देंगे और ऐसा करने के बाद आपके पास डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। हां जी ये मेरे चार्ट में कर लेना ये प्रैक्टिस किस लेना इस बात मेरे टोटल खर्चा होगा कितना होगा ये क्या दिल्ली में निर्माण में खर्चा है तो टोटल 100% खर्च होगा और 100% खर्चा किस रिप्रेजेंट करेगा तो आपको 360 डिग्री तो मेरा 1% की वैल्यू कैसे भाग देगी वाली 360 अब हर एक को 3.6 से गुणा करेंगे एंगल आ जाएगा और एंगल के पास इनसे आसानी से पाई चार्ट बना उम्मीद कर ले अभी अभी पेपर क्वेश्चन कहता दिए पाई चार्ट अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी इन 2020 वाज दिस व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ई इन 2020 टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेज 100%। कहता भाई 6 गांव है 6 गांव की टोटल पॉपुलेशन 100% है ठीक है और 2020 में सारे गांव की पॉपुलेशन है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी डी विलेज का तो विलेज डी की पॉपुलेशन 10,500 तो यहां दिखा है 8% आपको दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा है अभी 8% मेरे सवाल में 8% जो है वो रिप्रेजेंट करता है 10,500 तो 1% की वैल्यू क्या होगी 1% की वैल्यू क्या होगी बटे 8 हां जी अब सवाल में पूछ रहा है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 2020 क्या पूरे गांव की जनसंख्या पूरे गांव की जनसंख्या 100% की 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू तो ये जो कैलकुलेशन करोगे बच्चे जाएगा आपकी टोटल गांव की पॉपुलेशन याद आएगा आपकी गांव की पॉपुलेशन अब हमारा कैलकुलेशन और बस दो तरीके हैं तो बात से भाग लेना देखिए बड़ा आसान है काटेंगे सॉल्व कर लें हां ना सॉरी व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज अच्छा मार्क करें सवाल में पूछा व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 2020 इस है कि दूसरा बीच में कितनी संख्या मार्क एक ही 12% तो 12% की वैल्यू क्या होगी एक क्वेश्चन कितनी 12% की वैल्यू अब मेरे सिंपल कैलकुलेशन सोल्व करेंगे कुछ लेने पड़ा तो आप अप्लाई कर देंगे सर हम अप्लाई कर देंगे इसमें क्या चीज डिजिटल और भाषा निकालें या सिंपल सोल्व करेंगे 4 दुनिया 4 अब ध्यान देना 5 और 1 6 यानी ये जो नंबर ये भी मेरे को 3 से भाग होगा ये भी 3 से तो जो भी आंसर 3 गुना 3 से भागना चाहिए तो देखो 7 7 14 14 8 22 5 27 7 से भाग 5 10 18 ये भी भाग 9 से तो ऑप्शन हो रहा है यहां देखो 5 10 18 23 सारे भाग 9 से तो भैया आपको फिर यूनिट डिजिट से सोल्व करना पड़ेगा सारे करना पड़ेगा कैलकुलेशन आइए क्या व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करेस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर इंडिकेटिंग द एक्सपेंसेस इन टर्म हेल्थ जो खर्चा हुआ है वो कितने डिग्री का बना है आपको बताना सबसे पहले टोटल खर्चा कितना है तो भैया इलेक्ट्रिकल पे 5000 इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन है क्या तो ये 2000 चाहिए होगा 8000 का कर दिया हेल्थ पे 15000 कर दिया और रेंट पे 20000 कर दिया टोटल खर्चा कितना हो गया देखो 15 5 20 8 10 20 चल 50000 मेरे भाई 50000 रुपए वो रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री तो एक डिग्री एक वैल्यू 360 रुपए 50000 हां जी समझ आए प्रश्न खत्म देना मैं टोटल खर्चा 20 और 15 35 35 40 40 और 10 50000 रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री एक वैल्यू 360 रुपए 50000 अब कहता है स्वास्थ्य को बचाने वाला कितनी कौन स्वास्थ्य को दिखा 15000 तो एक वैल्यू 15000 की वैल्यू क्या होगी दैट इज क्वेश्चन 3 0 से 3 0 ठीक है उसके बाद भैया 5 0 से 0 5 15 30 160 5000 में 160 हां जी बहुत आसान करिए भैया आसानी से निकाल लोगे टोटल होगा 40 50 और 50 100% रिप्रेजेंट करेगा 360 को 1% की वैल्यू 3.6 40% की वैल्यू कितना आराम से आसानी से करें हां जी तो 40 गुना 3.6 तो गुना करोगे 140 डिग्री हां जी वैसे भी याद रखना 100% 360 डिग्री तो 1% की वैल्यू हमेशा 3.6 डिग्री आएगी चलिए देखिए बच्चे सवाल में क्या है 7 जिले ये 7 जिले इन 7 जिलों की जनसंख्या 150 करोड़ है तो टोटल निकालोगे तो 100% होगा तो 100% की वैल्यू में 150 करोड़ तो 1% की वैल्यू बढ़े तो क्या ए और डी ए में 10% और डी में 70% तो 70 30% की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं क्या होगा आंसर 45 करोड़ आंसर देने में यकीन करिए फालतू क्वेश्चन नहीं सवाल में जो कह रहा है कि कुल मिलाकर अंक 3000 तो रीजनिंग कितने तो भैया टोटल 360 डिग्री 360 डिग्री रिप्रेजेंट करता है 3000 को तो 1 डिग्री की वैल्यू 3000 360 तो क्या रीजनिंग में तो कितनी डिग्री की वैल्यू कितनी तो भैया 360 डिग्री रिप्रेजेंट करता है किसमें 3000 को तो 1 डिग्री की वैल्यू 360 तो भैया कितनी डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आंसर अब आंसर देने की कोशिश करें फालतू में कोई ना करे आसानी से करेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे करिए देखिए भाई कहता नंबर ऑफ इलिप्टिक डिफरेंशिएट निकालना अब सवाल में कह रहा है ए बी और सी में निरीक्षणों की कुल संख्या तो यहां देखोगे तो 22 और 14 20 को जोड़ोगे तो 20 और 10 30 और 20 50 56% और इसमें डी में कितने बचे 44% कहता है रेशियो निकालो तो 4 44 और ये 14 56 अब कह रहा है डी से निरीक्षणों की कुल संख्या से कितना बचे डी से कितना जा रहा है तो ये डी से कितना जा रहा है भाई तो ये 3 जा रहा है बच्चों ठीक देखिए ध्यान से ए बी सी का बनता है 56% और डी का बनता है 44 ये वाली वैल्यू कितना परसेंट तो 14 कितना परसेंट निकालना 14 कितना परसेंट अब 14 आप लिखेंगे 1 जमा 11 3 बढ़ेगा और 1 बढ़ेगा कितना तो 9 से 1 बढ़ेगा तो 3 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 27 से 3 बढ़ेगा तो 100 तो 1% 1 की वैल्यू 100% और इसकी वैल्यू कितनी होगी 27 तो लगभग 127% के आसपास आंसर है ऑप्शन डी पहली बात समझे इजी में जैसा करते वैसे ही अब इसको पढ़िए 2 बाई चार्ट आइए चलिए क्या स्टडी द गिवन पाई चार्ट carefully and answer the following question what amount of the fund is acquired by the school from internal sources देखिए सवाल में क्या है कि स्कूल के पास जो पैसा आता है वो इस तरीके से लिखा गया है कि 35% डोनेशन आती है 35% एनजीओ देता है 12% गवर्नमेंट एजेंसी देती है और इंटरनल सोर्सेज को 15% आता है ठीक है कहता उसी पैसे का स्कूल खर्च कैसे करता है यूजेस ऑफ फंड बाय स्कूल कैसे करता है तो स्कूल खर्च करता है 11% पेमेंट देता होगा कौन देता होगा स्कूल मेंटेनेंस में 30% खर्च आता है रिजर्व 35% है स्कॉलरशिप में 26% खर्च आता है इस तरीके से मेरे खर्च किया जाता है हां जी अब हम सवाल पे फोकस करते हैं यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कह रहा है द एंटायर फंड सॉरी द एंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स द एंटायर फंड हो गया द एंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज इक्वल टू कहता है स्कूल को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला पूरा फंड जो है वो 10 लाख रुपए के बराबर है टोटल मिलाकर जो पैसा मिला वो 10 लाख रुपए के बराबर है ठीक है तो देखो ये है पैसा कलेक्ट करने का तरीका कि भाई सोर्सेज ऑफ फंड्स स्कूल में पैसा कहां से आता है अब कहता है एंटायर फंड स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज इक्वल टू 10 लाख के बराबर है तो यहां मैंने देखो देखिए 100% तो मेरा तो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख को कितने को 10 लाख को तो मेरा जो 1% की वैल्यू बढ़े 100 दो जीरो से दो जीरो काटोगे हां जी यानी 1% जो है मेरे बच्चों वो बराबर होगा 10000 के 1% 10,000 के बराबर अब सवाल में ये पूछा है
1% 10,000 के बराबर है। तो पूछा उसने ये है विद्यालय द्वारा आंतरिक आंतरिक स्रोतों से कितनी राशि अर्जित की गई। द फंड एक्वायर्ड बाय द स्कूल फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस। तो बच्चे इंटरनल सोर्सेस से कितना पैसा एक्वायर किया 15%। तो 15% की वैल्यू कितनी है? अगर 1% की वैल्यू 10,000 है तो 15% की वैल्यू 10,000 गुना 15 यानी 1.5 लाख। मतलब इंटरनल सोर्सेस से स्कूल ने पैसा जीता कितना बच्चों 1.5 लाख। हां ना समझ में आ गया। चलिए कंफ्यूज नहीं होना सवाल में। ये सारे सारे वो क्वेश्चन मैंने पिछले लेटेस्ट अभी एग्जाम से आए हैं। आइए मुझे कहता निम्नलिखित पाई चार्ट का 12 के अनुभाग एबीसीडी में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताया जाता है। मतलब ये लिखा है कि भैया अपीयर स्टूडेंट 1800 बच्चे अपीयर में ए बी सी डी ई में ऐसे बच्चे अपीयर में, ठीक है जी। और कहते हैं पास में 1800 में से केवल 800 बच्चे ही पास हैं। तो 800 बच्चे जो पास में हैं 800 बच्चे जो पास में हैं उसमें ए स्कूल में 20% पास है, डी में 30, 25, 15 और 10% बच्चे ही पास हैं। मैं लिख देता हूं ए स्कूल में 20%, बी स्कूल में 30%, सी स्कूल में 25%, डी स्कूल में 15% और ई स्कूल में 10% बच्चे पास हैं। तो सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा दोस्त कि हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन सेक्शन सी। कि भाई सेक्शन सी में कितने बच्चे फेल हुए। तो इसका मतलब ये है कि पहले 3 निकालो टोटल स्टूडेंट इन सेक्शन सी, स्टूडेंट इन सेक्शन सी। कि भाई सेक्शन सी में कितने बच्चे हैं टोटल और इसमें से पास इन सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में पास कितने हुए तो वो जब घटा दोगे आप तो रिजल्ट आ जाएगा फेल इन सेक्शन सी। फेल इन सेक्शन सी या फेल सेक्शन सी में फेल कितने हुए यानी आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा सेक्शन सी में टोटल बच्चे कितने। तो बेटा का टोटल इसको रिप्रेजेंट करेगा 360 डिग्री 360 डिग्री। तो 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 1800 बच्चों को। बहुत सुंदर भाई। तो क्या है कि सी में कितने बच्चे 100 डिग्री तो 100 डिग्री वैल्यू क्वेश्चन। अब 0 से 0 18 37 180 50 50 से 500 यानी बात है अभी सेक्शन सी में मात्र 500 बच्चे। सेक्शन सी में मेरे 500 बच्चे सेक्शन सी में 500 बच्चे। अब ये पता करना है कि सेक्शन सी में पास कितने में तो भैया पास में है 800 यहां पर वैल्यू डिग्री में यहां वैल्यू की परसेंटेज में यहां वैल्यू की परसेंटेज में इसका मतलब 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 800 को। अगर 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 800 को तो भैया 1% की वैल्यू 8 है। अब हमें पता करना है सेक्शन सी में कितने बच्चे पास हैं आंसर 25%। तो 25% की वैल्यू कितनी है ध्यान दो ये टोटल 500 बच्चे में 100% तो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 800 को 1% 800 तो सेक्शन सी में पास कितने 25% की वैल्यू कितनी तो 25 200 बच्चे यानी सेक्शन सी में पास में 200 बच्चे। तो भैया 500 किया हुए थे 200 पास हो गए फिर उन्होंने कितने 300। इसका मतलब मेरे सेक्शन सी में 300 बच्चे फेल हो गए। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे और आप सबको ये कसम है कि कोई भी एक से ज्यादा कमेंट मत करिए इसका आंसर। आइए दोस्तों सवाल को आंसर करते हैं। गिवन पाई चार्ट के लिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल अमाउंट यूज्ड बाय द स्कूल फॉर द पेमेंट। कहता है भुगतान के लिए स्कूल द्वारा उपयोग की गई कुल राशि क्या है ये हमें पता करना है। नीचे वाली लाइन में लिखा है एंटायर फंड फाउंड लिखा है इसमें हराम करोगे ये फंड है एंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इक्वल टू 10 लाख। कहता है स्कूल को डिफरेंट सोर्सेज से पैसा मिला 10 लाख रुपए। तो मेरे बच्चे बात करो बहुत ध्यान से स्कूल को डिफरेंट सोर्सेज से कितना पैसा मिला आप कहेंगे हाँ सर इतना पैसा स्कूल को डिफरेंट सोर्सेज से मिला और ये पैसा किसके इक्वल 10 लाख है। अगर हम इसका परसेंटेज में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो कितना परसेंट होगा 50% 100% तो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख। आपने बिल्कुल सही किसी भाई को दिक्कत है किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। अब सब कुछ सवाल में क्या है कि भाई ये बताओ कि स्कूल ने पेमेंट के लिए जो फंड यूज किया कितना। तो मेरे बच्चे पेमेंट के लिए जो स्कूल फंड यूज किया वो लिखा हुआ 11% यानी जो भी पैसा मिला है उसमें से 11% पैसा उसने यूज किया 11% पैसा उसने यूज किया इसके लिए पेमेंट के लिए यूज किया। तो मेरे बच्चों पैसे समझो कि भैया ये टोटल खर्चा है आप कहेंगे हां बिल्कुल सही बात टोटल खर्चा तो टोटल खर्चा देखेंगे कितना बैठेगा 100% बैठेगा बिल्कुल 100%। तो हमारा पैसा कितना 10 लाख रुपए बचा हमने कुछ नहीं तो 100% की वैल्यू 10 लाख 1% कितनी। अब मुझे पेमेंट कितनी की तो भैया 11% की वैल्यू कितनी क्वेश्चन 2 0 से 2 काटेंगे 1 लाख 10 हजार आंसर यानी पेमेंट के लिए स्कूल से मैंने खर्चा किया 1 लाख 10 हजार। ये अभी के करंट के पेपर में आए सवाल है बहुत आसान सवाल है 2 पाई चार्ट डालकर पूरा कंफ्यूज करेगा कुछ नहीं क्लियर बात। अच्छा सवाल है देखिए मेरे सवाल में क्या है कहता है निम्नलिखित पाई चार्ट कक्षा 12 के अनुसार एबीसीडी में उपस्थित और तीन छात्रों की संख्या डाटा कहता है 1800 बच्चे अपीयर में 800 बच्चे पास में। और कहता है भैया ए और बी में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या के बीच अंतर कितना। अनुभाग ए और बी में परीक्षा देने वाले फंडामेंटल नंबर स्टूडेंट को अपीयर फॉर एग्जाम सेक्शन ए कहता है सेक्शन ए और बी में जिन बच्चों ने जो अपीयर में उसके बीच का डिफरेंस कितना इसका यूज नहीं करवा सिंपली सी सवाल दो पाई चार्ट बना के सिर्फ आपको कंफ्यूज करा। देखिए ये टोटल 360 डिग्री होगा आपके यहां तो 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर 1800 को बिल्कुल सही बात है। ए सेक्शन में कितने बच्चे अपीयर और कितने 42 डिग्री बी सेक्शन में कितने बच्चे अपीयर और कितने 50 डिग्री तो ए और बी में डिफरेंस कितना आ गया 8 डिग्री 8 डिग्री वैल्यू सो करेंगे बच्चे आंसर आ जाएगा 40 आंसर आ जाएगा 40 ऐसा बच्चे आंसर निकालते 40 वेरी गुड एक बच्चा एक से ज्यादा कमेंट प्लीज करिए भाई। आइए मेरे बच्चे जरा ध्यान दें कहता भैया जो जनसंख्या है टोटल जनसंख्या गांव की वो 3,15,000 है। रिडक्शन करना पड़ेगा आते सवाल में सवाल में क्या है कि दिए गए आपको निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें वर्ष 2015 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या से संबंधित डाटा पाई चार्ट और तालिका में दिखाया गया। यदि दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या 3,15,000 है तो भैया टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई तो आप कहेंगे 100% टोटल पॉपुलेशन कितनी 100% तो 100% रिप्रेजेंट कर 3,15,000 को 100% रिप्रेजेंट कर 3,15,000 को आपने ओके क्योंकि टोटल जनसंख्या जो है दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या 3,15,000 और यहां देखेंगे 100% तो 100% रिप्रेजेंट कर 3,15,000 बिल्कुल सही। तो 1% की वैल्यू निकालें तो हमें क्या है गोवा और मध्य प्रदेश में निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी। तो सबसे पहले तो गोवा और मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है तो आप कहेंगे सर गोवा की जनसंख्या है गोवा कहां है 12% है और मध्य प्रदेश की जनसंख्या 20% है लेकिन गोवा और मध्य प्रदेश में रेशियो अलग है तो अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां की बात करें आप करिए आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं आइए भाई कुछ काम करने के लिए आइए अब समझते हैं। मैं अगर आपको ये कहूं कि गोवा में टोटल पॉपुलेशन कितनी 1% की वैल्यू आ गई 3150 1% की वैल्यू 3150 तो गोवा की टोटल पॉपुलेशन कितनी 3150 गुना 12 क्योंकि 1% की वैल्यू 3150 है तो गोवा की पॉपुलेशन है 12% 12% की वैल्यू कितनी। वहीं मेरे मध्य प्रदेश की बात करूं एमपी की तो एमपी की पॉपुलेशन कितनी 20% 1% 1% की वैल्यू 3150 का 20% यानी तो 20% की वैल्यू हां जी 1% की वैल्यू 3150 20% की। अब क्या हमें क्या करना है लिटरेट अंतर लिटरेट तो आज मेरे एमपी में अगर एमपी में देखो लिटरेट 1 है तो लिटरेट 4 यानी टोटल पॉपुलेशन 4 और 5 है तो लिटरेट कितने हैं 1 यानी मध्य प्रदेश में 1/5 भाग लिटरेट है। बहुत सुंदर। अब बात करते हैं गोवा की गोवा में मेरे जो 3 तो पढ़े लिखे और 2 है अनपढ़ तो भैया पढ़े कितने 3 इसमें टोटल 5 में तो 5 पे 3 पढ़े लिखे टोटल 5 पे 3 पढ़े लिखे गोवा एक बार यहां तो लिटरेट बताना अच्छा लिटरेट बताना सो लिटरेट बता दिया तो भैया एमपी में 1 लिखा 4 पढ़ा 4 बताना था तो 4 पे 5 भैया माफ करना और भैया गोवा में 3 पढ़े लिखे 2 अनपढ़ बताने तो 2 पे 5 होंगे 2 पे 5 माफ कहते हैं कि कुल जनसंख्या कितनी यानी इनका टोटल पूछा आपसे कुछ क्या पूछा मेरे ध्यान टोटल अब टोटल कैसे करना है आप इस बात से बखूबी समझते हैं कि 5 कट जाएगा उसका हम डिस्कस भी कर सकते हैं कैलकुलेट भी कर सकते हैं 5 से दोनों जगह सेम कर सकते हैं। हां जी मेरी बात समझ नहीं या सोच लीजिए या 5 काट देते हैं 5 30 ना 0 5 15 है 5 30 करते हैं 5 30 5 15 है ना 0 यहां पे भी 5 काटेंगे 620। अब मेरे बच्चों एक बात आपने ध्यान दी डिस्कस करते हैं क्या लेकिन डिस्कस में नुकसान नहीं किया कि 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे बस हो जाएगी वरना आसान डिस्कस क्यों है कि 6 और 3 का नो नो का डिस्कस में 0 से मार्किंग डिस्कस 0 0 जिसके आंसर डिस्कस 0 को आंसर लेकिन ऑप्शन में से निकलेगा 5 2 7 8 5 2 7 8 इसका डिस्कस 8 है ऑप्शन नहीं है। हां नो इसका डिस्कस 0 8 7 15 इसका डिस्कस 0 नहीं है 5 5 10 23 5 5 10 और 18 इसका डिस्कस 0
तो मेरे बच्चे मेरे पास बी और डी ऑप्शन है, अगर कैलकुलेशन करें तो बी और डी में फंस जा रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शन क्या है उस बात पर विचार करते हैं। अब आपके पास ऑप्शन क्या है मेरे बच्चे उस बात पर चर्चा कर लेते हैं। आइए भैया, अगर मैं पूरे में से 630 कॉमन ले लूं, आपने ले लीजिए, हमारा 24 बचा है, 20 80 बचा, 80 और 24 को जोड़ेंगे 104 है। अब बस समझ में आ गया 630 को सोच भी गुणा करते हैं 5 ये 4 ज्यादा 5 के पास ये पास में ये ऑप्शन डी पास, तो मेरे आंसर डी होगा। क्लियर है? मेरे नंबर बात समझ आई कि नहीं? क्लियर? अब आगे आइए दोस्तों, स्टडी वीडियो पाइप के फुल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड। स्कॉलरशिप जो दी जाएगी वो डोनेशन फंड से दी जाएगी। कहता है जो डोनेशन है इसी में से स्कॉलरशिप होगी। बहुत बढ़िया बात है। इस स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड आउट, यहाँ से स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड आउट आउट ऑफ द डोनेशन फंड। कहता है कि छात्रवृत्ति का भुगतान दान की नीति से किया जाना है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज्ड? व्हाट इज द डोनेशन फंड यूज्ड फॉर दिस पर्पस? तो बताओ कि डोनेशन जो है उसका कितना भाग तो इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना है, दान नीति का प्रतिशत क्या है? कहता है डोनेशन में जो पैसा आया और स्कॉलरशिप में जो पैसा खर्च हुआ, वो स्कॉलरशिप में जो पैसा खर्च हुआ डोनेशन में पैसा कितना प्रतिशत ये हमारा सवाल का उत्तर होगा। आपका स्टार्ट होगा। आप पहली बात देखेंगे दोस्तों, स्कूल स्टूडेंट्स को मिलने वाला फंड पूरा फंड 10 लाख रुपए के बराबर है। ठीक है, अगर 10 लाख रुपए के बराबर है तो सवाल को समझाते हैं, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा मिटाते हैं क्योंकि काम करने के लिए जगह चाहिए। नहीं डाला। आइए दोस्तों, अगर टोटल पैसा 10 लाख रुपए, तो यहाँ मेरे बच्चे टोटल पैसा कितना हुआ? 100% डिफरेंट करा 10 लाख को, 100% डिफरेंट करा 10 लाख को। तो आपको डोनेशन में कितना खर्चा किया? 35% की वैल्यू। तो आप हिसाब ये हो जाएगा 3,50,000। यानी मेरे डोनेशन में जो खर्चा बताया तुमने, या डोनेशन तुमको मिली होगी 3,50,000। हाँ जी, अब कह रहा है कि भैया पूरा 10 लाख रुपए तुमने खर्च कर दिया किस चीज के ऊपर? स्कूल में, एसईजी के ऊपर। तो 10 ये टोटल 100%, तो 10 लाख रुपए खर्चा किया है। समझ रहे हैं बात? 10 लाख का खर्चा किया स्कूल में, तो सारा खर्चा 100%, तो 100% खर्चा करा 10 लाख को। तो भैया स्कॉलरशिप कितना खर्चा हुआ? 26% की वैल्यू होगी। आपने बिल्कुल सही बात है। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2,60,000, 2,60,000। हाँ जी, अब इसकी परसेंटेज वैल्यू है। देखो मेरे 3 0 से 4 0 से 4 0 बढ़ा, कट तो नहीं आपने बिल्कुल नहीं करा। हमें 26 और 35 बताना कितना परसेंटेज होगा ये मेरा सवाल। सोचिए जरा। आइए मेरे दोस्त, ध्यान से मेरी बात समझिए। अब हमें परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे। हमें पता करना 26 और 35 कितना परसेंट है। 26 और 35 कितना परसेंट है? देखिए एक तो बेसिक तरीका में से काटो 5 7 35 और 5 से काटो 20। हाँ जी, फिर 20 को 26 से गुणा करो, 26 बाउंड 520 है और फिर भाग दो 7 से। तो 7 7 49 बचा कितना? 3 7 28 मैं बचा कितना? 2 7 14 यानी 73 समथिंग मेरा आंसर पहुंचेगा। 73 मेरा एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी। हाँ जी, 73 मेरा सही आंसर है। दूसरा है कि मैं यहाँ कुछ जुगाड़ लगाऊं कैलकुलेशन का और सवाल को करने की कोशिश करूं। आइए मेरे बच्चे, अब ध्यान से समझिए। देखिए ये तो क्या कहानी है? 26 और 35 की हमें तो 26 और 35 ही मतलब था गुना 100। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, फिर मैं आपको कहता हूं मोटी बात करो, लंबी बात नहीं करो। मैं 26 से 25 और 35 लिखूं, जब आप 1 और 35 लिखूं तो कोई गुणा तो नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं आप कहेंगे गुणा तो नहीं होगा, 25 और 26 में कोई दिक्कत नहीं। 7 5 25 5 7 35 5 के 7% में खूब लगा 1 के साथ 84 के 7% होता है और 5 के साथ मैंने अलग से लिखा था। इसका मतलब है 1 सही 3 के 7%, यानी लगभग 1.4%। बिल्कुल ठीक है। 1 बटे 35 आप ये भी जानते हैं 1 बटे 30 जो होता है 3 से 1 बटे 3 1 बटे 35 लगभग 3 जोड़ लेता हूं, यानी मेरा जो आंसर आएगा 73.4 के आसपास आएगा। इससे थोड़ा ही कम आएगा क्योंकि मैंने बड़ी वैल्यू रखी। तो मैं से बोलूंगा सवाल को दूसरी चीज मेरे बच्चे जब मैं सवाल को कर रहा था तो मैंने दो चीजों को फोकस करनी है। पढ़ते एक पहली चीज को फोकस करनी थी वो ये कि मुझे सवाल क्या पूछा गया। तो सवाल मुझसे पूछा गया देन व्हाट कोई जल्दी नहीं, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज्ड फॉर दिस पर्पस? इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली दान निधि का प्रतिशत क्या है? अब मेरे बेटे अब आप विश्वास करो ये चीज तो आपको बहुत गहराई से बताइए कि जब भी आपको सवाल में परसेंटेज पूछे, रेशियो पूछे, फ्रैक्शन पूछे, तो ऐसी सिचुएशन में रियल नंबर लेने की जरूरत कभी भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन में रियल नंबर लेने की जरूरत नहीं। हमें रियल नंबर तभी लेना है जब हमसे कोई रियल वैल्यू पूछे। यहाँ से पूछा हमारा कंपैरिजन, तो हमें कंपैरिजन में कंपैरेटिव वैल्यू लेनी थी। तो मैं एज स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा होता तो मैं इस सवाल में 10 लाख की वैल्यू नहीं करता क्योंकि मुझे परसेंटेज जानता था। मैं नहीं मान लेना स्कूल को 100 रुपए और उसी 100 रुपए यूज करना है, बस सिंपल सी बात है। तो 100 रुपए मिला डोनेशन 35 रुपए डोनेशन लिए और ये 100 रुपए स्कॉलरशिप 26% तो 26 रुपए किया तो कितना परसेंट है? बस आंसर सही नहीं लगा। यहाँ पे दोस्तों और कुछ नहीं, क्या मेरी बात समझ में? वही परसेंटेज का ही कांसेप्ट यूज करना होता है। आप इससे पहले आपने क्यों नहीं लगा? इससे पहले मैं इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमसे एक्चुअल वैल्यू कट करवा रहा था, परसेंटेज वैल्यू कट नहीं रहा। अगर परसेंटेज कट लेता मैं सीधा कैलकुलेशन मान लेता है ना। इससे पहले एक सवाल में जो भंग रखनी वो ये थी कि परसेंट यहाँ एक्चुअल वैल्यू नहीं पड़ी, बीच का अंतर पूछा था, एक्चुअल डिफरेंस पूछा था। जब भी मुझे कंपैरिजन पूछेगा तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, सॉल्व करके करूंगा। जब तक वो कंपैरिजन हाथ नहीं लगाएगा मैं रियल वैल्यू से फिक्स करूंगा। कमेंट करके बताइए क्या मेरी बात समझ में आई? ये सवाल बेहद आसान है। पूछा क्या बात करते हैं? फॉलोइंग पाई चार्ट शो द डाटा नंबर ऑफ अपीयर एंड पास स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इन सेक्शन एबीसी। कहते हैं एबीसी में जो बच्चे अपीयर हुए वो और जो पास हुए वो। पूछा क्या बात है? कहते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ई। कहते हैं सेक्शन ई में कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर, बस इतना पूछा। बेहद हल्का सवाल, हल्के तरीके से बात है। देखिए मेरे बेटे सेक्शन ई में हमने मान लिया 1800 कोई टोटल कितना है? 360 360 हमने मान लिया 360 बच्चे अपीयर हुए। तो 360 के लिए 360 बच्चे के लिए बच्चा, तो 360 बच्चे अपीयर हुए उसमें से सेक्शन ई में कितना अपीयर बैठा उनके लिए एक बच्चा बैठा उनके। तो कह रहा है कितना परसेंटेज है? अब 58 में 360 हमें निकालना हो। पहले मैं डिटेल बताऊं फिर छोटी मोटी बातें करके बताएंगे आपसे। कहते हैं आंसर बताइए क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे काट चलाते हैं आप निकालें 0 से 0 बैठा बिल्कुल ठीक है। 2 से काटेंगे 18 आया, 2 से काटेंगे मेरे बच्चे 29, 2 से काटेंगे 9 आया, 2 5 10, तो 9 5 45, 5 45 5 10 145 पड़ेगा। अब भाग दोगे तो 9 9 9 कितना बचा? 5 9 से 54 यानी 16 पॉइंट आंसर है। अब ऑप्शन में जोड़ देते हैं नजदीक के दो बेटा बहुत नजदीक है 16.1 यहाँ से आके 16.1 क्यों? इसलिए कि भाग में 1 बचा था तो मैं 10 मिनट से आगे 1 ही आएगा तो 16.1 आंसर। हां जी, क्या मेरी बात से सहमत है कि नहीं? बस इतनी बात हमारी बोली। अब मेरे बच्चे बात मैं अगर पेपर में स्टूडेंट हूं और मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैं 100 पे तो चर्चा नहीं करूंगा। मैं 360 से लगा लूंगा और इसी पे लिखूंगा। कट मैं सिंपल करने की कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चे कितना 29/180 29/180 कितना परसेंट होगा मुझे? देखिए दिमाग बनाना होगा, चक्कर बनाना होगा। एक बात बताना मुझे, मैं 29 को 30/180 माइनस 1/180 दिमाग में लिख दूं तो बड़ा गुना तो नहीं जाएगा। गुना तो नहीं जाएगा सुदिन साहब, आप गुना नहीं होगा। आप करो गुना हो जाएगा होगा नहीं। 30 30 1/180 1/6 होता है 16 से 2 3% 16.6%। यानी तय हुआ मेरे दोस्त कि आपका उत्तर हर हाल में 16.6 से छूटा है क्योंकि इससे भी 1/180 की वैल्यू होगी तो घटाओगे तो हर हाल में आपको 16.6% नीचे ही जाएगा। इसमें लिखित उत्तर दे सकते हैं, गारंटी आंसर दे सकते हैं। इससे कोई बात नहीं। आपको जैसा है तो फिर 16.6 से कौन सा ये है? नहीं ये है नहीं ये 16.6 से छूटा है नहीं बड़ा सर तो बचा क्या ऑप्शन सी? हमें डिटेल नहीं करना होगा। दिमाग की खिड़की खोलनी बार 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 प्रैक्टिस करते हैं। परसेंटेज को भूलना नहीं है। ये प्रैक्टिस क्लासेस का इसको भूलना नहीं है। करिए मेरे भाई। आइए मेरे दोस्त
सवाल में क्या है क्वेश्चन यही है डायरेक्ट मतलब यही है लेकिन इसके अंदर 5 सवाल आपसे पूछेगा 1 2 3 4 और 5 सवाल पूछेगा देखिए ये ट्रेन होता था पहले कि एक 5 देता था उससे 5 क्वेश्चन पूछता था लेकिन अब अगर इस ट्रेन की बात करूं तो ये ट्रेन पूछा जाएगा सीरियस एग्जाम में ना एक 5 क्वेश्चन आएगा क्योंकि 5 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कम से कम 2.5 मिनट चाहिए 2.5 मिनट चाहिए और वो ऐसा होगा नहीं कि क्वेश्चन में इतना तो ये अभी जो एग्जाम एसएससी वाला उसके लिए बात नहीं ये बात हो रही है किसी में जो सीरियस टाइप एग्जाम की हमें समय ज्यादा मिलता है आइए आइए मेरे दोस्त सवाल भी आसान है क्या 45 बच्चे सवाल पूछा आईटी में तो यह 100% 45 तो 1% की वैल्यू आ गई मेरे 45 आईटी कहां है आईटी का आईटी में 21% बचे हैं 45 गुना 21 आईटी में कुल मिला के 21 बचे अब आईटी विभाग में महिलाओं की संख्या आईटी विभाग आईटी में मेल 1 मेल 2 तो टोटल पोजीशन 3 3 में 2 भाग है तो 2 3 7 21 अभी भी दिमाग लगाओ समझना ये 45 के अंदर क्या मौजूद है 47 के अंदर 9 मौजूद है 5 मौजूद है यानी जो भी आंसर होगा 9 से घटाकर 5 से घटाकर 5 से 7 9 से 4 नहीं होगा 4 7 नहीं होगा 4 8 नहीं होगा 4 10 नहीं होगा भाई अंक को 9 से घटाना है तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्यूट करेक्ट आइए कहता है कुल विद्यार्थियों की संख्या लगभग कितना प्रतिशत महिला विद्यार्थी विपणन विभाग में अध्ययन करेंगे व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स स्टडीइंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने प्रतिशत महिलाएं पढ़ रही हैं तो मेरे बच्चे आपको 45 लेने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं ऐसा जरूरत है कि हम आपको ये बात समझाते हैं कि जब भी आपसे परसेंटेज पूछा जाए रेशियो पूछा जाए फ्रैक्शन पूछा जाए तो मेरे बेटे बाहर रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव डाटा ओनली तो मैं यहाँ दिमाग लगाऊंगा कि मैं टोटल बच्चे 16 लेता हूं और मार्केटिंग में कितने बच्चे मार्केटिंग में 16% बच्चे तो 16 बच्चे मार्केटिंग में कितने बच्चे 16 बच्चे तो कहता मार्केटिंग में जो बच्चे हैं ओह स्टडीइंग मार्केटिंग मार्केटिंग में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं 16 क्या व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ फीमेल तो फीमेल कितने मार्केटिंग में मार्केटिंग में 7 मिले फीमेल कितनी 5 तो 7 5 12 यानी 5 बटे 12 यानी इतनी लड़कियां इतनी औरतें मार्केटिंग में मेरे बच्चे काम कर रही हैं ठीक है जी तो क्या इसका परसेंटेज लगाओ किस पे कुल विद्यार्थियों टोटल विद्यार्थी कितने लेंगे 100 का परसेंटेज लगाओ तो 4 12 हो गया 4 16 हो गया 4 5 20 हो गया 20 हो गया 5 15 15 15 मेरे बच्चे 6 सही 2 3% यानी 6.666 6.6% आइए दोस्तों क्या बैंकिंग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं देखिए बैंकिंग और इंटरनेशनल ट्रेड में पर कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं तो यहां 45 लेना होगा तो 100% 45 तो 1% की वैल्यू 45 कर गया अब क्या इंटरनेशनल ट्रेड कहां इंटरनेशनल ट्रेड 18% है और बैंकिंग बैंकिंग में कितना 12% तो 12 और 18 कितना हो गया 30 तो 30% की वैल्यू 45 30 135 यानी 1350 समझे नहीं समझे बच्चे हमें करते हैं कहता है विभाग में कार्यरत महिला विद्यार्थी इसी विभाग में कार्यरत पुरुष विद्यार्थियों का कितना परसेंट है कहता है विभाग में फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेल स्टूडेंट स्टडीइंग सेम डिपार्टमेंट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट और मेल स्टूडेंट स्टडीइंग सेम डिपार्टमेंट दूसरा सवाल है सवाल में क्या है क्या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट और द मेल स्टूडेंट स्टडीइंग सेम डिपार्टमेंट तो मेरे बच्चे मेल कितने फाइनेंस का आया फाइनेंस में मेल कितने हैं 5 और फीमेल कितने हैं 4 तो फीमेल एम्प्लॉई मेल का कितना परसेंट है 1 5 20 5 5 में 80% ज्यादा मैं नहीं है ये इसका लास्ट क्वेश्चन करिए कहता है किस विषय में महिला विद्यार्थी की संख्या सबसे ज्यादा है किस विषय में मेरे महिला विद्यार्थी की संख्या सबसे ज्यादा बैंकिंग में ज्यादा आईटी में ज्यादा एमएस में ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में महिला विद्यार्थी की संख्या ज्यादा लगा दूंगा अच्छा सवाल लड़ाई देखिए जितना आप पढ़ेंगे सवाल को ऑब्जर्व करेंगे उतना बेहतर सीख पाएंगे ये टोटली ऑब्जर्वेशन पावर का गेम आपको चाहिए सवाल करना विश्वास मानिए मैं आंख बंद करके इसको इंटरनेशनल ट्रेड करना पसंद करूंगा आप क्या क्यों सर इसलिए ध्यान देना देखिए पहला बैंकिंग बैंकिंग में 17 है 17 का मतलब ये होगा टोटल 27 एम्प्लॉई हैं तो उसमें 17 है यानी लगभग 50% के आसपास 50 27 का 50 नहीं 27 का 50 पैसा के आसपास होगा एमएस बात करें एमएस क्या होगा एमएस क्या 2/5 हुआ 2/5 आप देखेंगे 40% हुआ आईटी में देखेंगे तो आईटी में 1 जिसमें अच्छा ओह सोच मेल महिला मेल माफ मैं मेल सोचा माफी चाहता मैं माफी चाहता मेल सोचा मेल गड़बड़ हो गया मेल गड़बड़ हो आइए मेरे दोस्त हम पहले बैंकिंग में सोचते हैं बैंकिंग में सोचते हैं बैंकिंग में फीमेल देखो 10% 27 बैंकिंग में टोटली लोग 12% बैंकिंग में वैसे पोजीशन बहुत कम है उसमें महिलाओं की संख्या कम है रेशियो के हिसाब से काटना अगर एमएस में लाते हैं एमएस में आप जाओगे तो भैया एमएस कहां है एमएस में 22% एमएस में 22% ठीक है टोटल पोजीशन 16 लेते हो एमएस में 22 लोग तो 22 लोग तो 22 में महिला कितनी होगी एमएस में 3/5 3/5 ये महिला हां जी तो 16 22 4/5 तो 12 7 13.2 फीमेल भी इसमें एमएस फीमेल का मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात होती है इसको काटना कि महिला बहुत कम इसमें 1 बचा है अब आईटी में आईटी में लोग हैं टोटल 21% लोग हैं और आईटी में महिला कितनी 2/3 2/3 3 7 21 7 14 सबसे ज्यादा महिला है मेरे बच्चों आईटी में सबसे ज्यादा महिला है मेरे बच्चों इसमें आईटी में आईटी सबसे ज्यादा महिला है मेरे बच्चों आईटी में बताइए कौन सा ऑप्शन आपके साथ ठीक है ये मेरे भैया का होमवर्क है बाकी आप करना कल हम आई स्टार्ट करके दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे जिस भी भाई को मेरे बच्चे जिसको भी समझ नहीं आ रहा वो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं आपको ये पता करना है सबसे ज्यादा बच्चे किसमें तो आपको बच्चे क्या 100 मान लो टोटल 100 बच्चे मान लो ठीक है जिसको भी प्लानिंग पड़ा अगर 100 बच्चे मानते हो बैंकिंग की बात करें बैंकिंग में कितने बच्चे 12% 12 बच्चे बैंकिंग में तो 12 में महिला कितनी है 10 बटे 27 निकल के 10 बटे 27 कितना दूसरा अगला है आईटी आईटी में टोटल कितने 21 और आईटी में महिला कितनी आईटी में 2 3 में 2 भाग यानी 2 3 महिला उससे अगला एमएस एमएस टोटल कितने जी एमएस टोटल 22 और इस 22 के अंदर एमएस में महिला कितनी 2 3 5 बचे ना सुनो 3 बटे 5 3 बटे 5 और तीसरा मेरे बच्चे इंटरनेशनल ट्रेड अब ये देखिए इंटरनेशनल ट्रेड में कितने लोग हैं 18% 18 लोग हैं और इसमें महिला कितनी इंटरनेशनल ट्रेड में मेरे बच्चों है 1 बच्चा अब कैलकुलेट करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कितने बच्चे और वहां से आप समझ पाएंगे चलिए बच्चा लेते हैं थैंक यू वेरी मच